Hello everyone, am I audible to all of you? Chalo, am I audible to all of you? Chalo. So we were having an introductory class yesterday and today is our second class. So whatever we have discussed in the previous class, so we'll actually I will see that how much you've understood, and we'll also see the basics of yours, that how much you know about your subject, like what is your previous knowledge that I need to check. Okay? बोलो, what do you mean? What you've understood about the taxonomy and classification? बताओ मुझे. बताओ. Okay, let me switch on the camera also. Classification is the process. किसी ने भी बोला है. Classification is the process of grouping organism into convenient categories. नहीं, convenient categories नहीं बोलेंगे हम. Into different groups for our understanding, for our studies, for better understanding in a like easy manner. ठीक है? चलो. तो उसमें मैंने पढ़ा था, हमने कल डिस्कस किया था कि जो क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन विल डिस्कस, राइट. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबको समझ में आया ना, कि हम एनिमल्स को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को
what we will do, we will actually categorize according to their position and situation, positions and like where. अच्छा लिखा है कुछ लोगों ने, देखते हैं. Making beneficial use of acquired knowledge of our benefits, for our benefits. अच्छा, we classify the animals and other living creatures around us to study them with ease and use the knowledge for ourselves. Yes, that is true. ठीक है. लेकिन टैक्सोनॉमी हम बेसिकली क्या करते हैं, हम टैक्सोनॉमी में सिर्फ एनिमल्स को उसके कैटेगरीज के हिसाब से, उसके कुछ क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है ना. चलो एक थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं, देखते हैं आप लोगों को इतना पता है. जैसे फाइलम है आपका, फर्स्ट फाइलम जब हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, पोरीफेरा, निडेरियन, सिलेंट्रेटा जिसको हम कहते हैं. उसके बाद आपने पढ़ा होगा टेनोफोरा, एसेलमेंथस, प्लाटीहेलमिंथस, एनेलिडा. तो क्या मुझे आप किसी भी एनिमल्स के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में बता सकते हो जो आपने पढ़ा है? लोअर क्लासेस में था आपका, 9th में था, 8 में था शायद, 7 और 9 में तो ऑब्वियसली था. बताओ. अच्छा, किसी ने लिखा है पोरीफेरा which has spores, it has cellular structure और cellular level of organization. सही बोला है, वेरी गुड. और बताओ. वाओ, गुड. कुछ लोगों ने बताया सर दिस इज unicellular eukaryotes are grouped into kingdom Porifera. Unicellular eukaryotes are poriferans. No, you're wrong. Now, a special type of polar cells are present. It is right. Asymmetrical animals, that is also right. Porifera have special types of cell called polar cell. Yes, that is also right. Very good. चलो, इतना आपको पता है काफी लोगों को. चलिए, ठीक है. तो हम आज क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है. हम जब एनिमल को कैटेगराइज, कोई भी हमें नया एनिमल मिलता है, जब उनको हम कैटेगराइज करते हैं, उसको जब हम क्लासीफाई करते हैं, तो हम कौन सा जो क्राइटेरिया है उसको हम फॉलो करते हैं या उसको हम कंसिडर करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे एक एक करके आज. ठीक है. चलो, सो शैल वी स्टार्ट. ठीक है, शैल वी स्टार्ट नाउ. अच्छा, एग्जाम्पल साइकोन भी कहा है किसी ने. Porifera is the simplest body plan. Yes, this is, they're having the cellular level of body plan. Yes, you're right. Yes, ज़्यादातर लोगों ने जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताया है, मैक्सिमम आर करेक्ट except 1 or 2. So I'm very happy that you have a lot of knowledge about this. That is very good and interesting. So let us start the chapter of the animal kingdom. तो first topic इसका क्या है? Criteria of क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इन डिफरेंट ग्रुप्स. जब भी हमें कोई भी एनिमल मिलता है, उसे जब हम क्लासीफाई करते हैं ना, तो हम कौन सा जो क्राइटेरिया है उसको कंसिडर करते हैं, तभी जाके हम ये करते हैं, आपका क्लासिफिकेशन करते हैं. अब देखो, टैक्सोनॉमी या जो मतलब ब्रांच अभी मैं डिस्कस कर रहा था कल से, मैं बता रहा था, क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं
Am I audible and visible now? In between, some network issue was there. That's why there was in between for I think last few minutes there was no connection. That was the reason I was not audible or visible. अभी दिख रहा हूँ ना मैं? सुनाई भी दे रहा है? ठीक है, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। देखो ज़्यादा मैं आप लोगों से एक बात मतलब कहना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन करके बहुत दिन तक बैठे रहेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप भी इसमें यहाँ पे जिस काम के लिए आए हो उसी काम को शुरू करना, उसी काम को करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे जितना लगता है आप सबका बेसिक्स मैं ये आशा करता हूँ कि ठीक ठाक ही होगा। ठीक है, चलो मैं आप दो लोगों से दो एक सवाल पूछ लेता हूँ। ओके, देखते हैं कैसा है, इससे मुझे पता चल जाएगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है? बताओ। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू? बोलो। Cell wall is present in plant and absence in animal. Okay, good. Chalo. Can anyone tell me what are vacuoles? What are vacuoles? What are vacuoles? What are vacuoles? Vacuoles are empty spaces. Okay. Cavity in the cell membrane. Acha. Okay. Can you explain me the structure of the cell membrane or the plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पता है किसी को? Can anyone tell me what is gene? What is a gene? बताओ। Functional unit of heredity. Good. It transfer the character from parent to offspring. Good. Basic unit of heredity. Good. Functional segment of DNA. Okay. Gene is a basis unit of chromosome which has information. Yeah. Basic physical and functional unit. Physical and functional unit नहीं, हेरिडिटी से रिलेटेड है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलो ज्यादातर लोगों ने सही बोला है। गुड। चलो नाउ एक बात बताओ। अच्छा, इवोल्यूशन जो होता है ना, इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है? इज इट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस? व्हाट इज इवोल्यूशन और इवोल्यूशन, व्हाट एवर यू प्रोनाउंस इट?
Evolution or evolution? It varies. The pronunciation it varies. ठीक है. The term, अच्छा कुछ लोगों ने लिखा है the gradual development. Yes. Yeah, development, and not only development, there are other things as well. Somewhat you are right. Maybe you are not able to explain. I can understand. Long-term process of heredity is evolution. ये समझा नहीं क्या बोला आपने. कंटिन्यूस प्रोसेस. हाँ, प्रोसेस तो कंटिन्यूस है. देखो, इवोल्यूशन का मतलब होता है इन any organism, it may be a plant, it may be an insect, it may be a unicellular organism, it may be a multicellular organism, doesn't matter. All the organisms, they are constantly trying themselves to get adapted and to get survive in the habitat where they are living, or the ecosystem where they're actually living. So they all want to survive in a particular environment, and for that they always need to change according to the environmental condition and the situation and the availability of the food resources. So they have to modify themselves. So that means they are continuously changing according to the demand of the environment or the system where they are living. So that is called evolution. Okay? And slowly it will, and this process is continuous. ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन हमेशा ही थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता ही रहेगा. कंडीशन हमेशा बदलते रहेंगे और हमें इवोल्यूशन करती रहना पड़ेगा. गुड, दैट्स गुड. अच्छा, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में रेमिनेंट्स के बारे में. हु आर रेमिनेंट्स? रेमिनेंट्स कौन है? हु आर रेमिनेंट्स? हम उसे रेमिनेंट्स क्यों कहते हैं? क्या डिफरेंस है रेमिनेंट्स में और नॉर्मल जो दूसरे एनिमल्स में या जो अलग एनिमल्स होते हैं? कौन? काउज. ठीक है, सही है, रेमिनेंट्स है काउ. लेकिन रेमिनेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ. दे कैन ब्रिंग बैक. अच्छा सही है, लिखा है. हाँ, टेक फूड इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, swallowing. अच्छा, नहीं ऐसी बातें नहीं करनी है आपको. क्या है ना, आपने आपने पढ़ा होगा, आपके पास डायग्राम भी होगा कि जो स्टमक होता है वो कंपाउंड स्टमक होता है रेमिनेंट केस में. उस पर काफी सारे चेम्बर्स होते हैं अलग अलग. एजमासम, एबोसमासम. ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं? एबोसमासम, ऑस्मासम, रेटिकुलर चेम्बर, है ना? तो अलग अलग चेम्बर होते हैं उनके पास. उसमें जो चेम्बर होता है उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रहते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, क्या एनिमल जो कि हर्बीवोर्स है या जो रिमेनेंट्स है, do they have any capacity to digest the cellulose by themselves? कर सकता है क्या? हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्या? Yes, we cannot digest. You know why? आज मैं आपको बताता हूँ. आपको शायद ये पता नहीं होगा, ये पता भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट इट इज माई आई नीड टू टेल यू. देखो, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो एंजाइम होता है ना, जैसे हमारे सलाइवा में होते हैं अल्फा अमाइलेज. So because of that, it can only break the carbohydrates where it is having alpha glycosidic bonds. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेलुलोज में जो होता है वो होता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, तो सेलुलोज में क्या होता है? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, क्योंकि हमारे पास तो अल्फा अमाइलेज है, हमारे पास बीटा अमाइलेज नहीं है. सो दैट वी कैन नॉट ब्रेक द बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन द molecules. That's why we're not able to break the cellulose. Then question is that then how these remnants they actually, अच्छा किसी ने लिखा है as herbivores are has a large, as herbivores have large small intestine.
That's why they are having very long they are having a very long alimentary canal. There is a purpose. क्या होता है कि ruminants जो होते हैं ना, उनके body में, उनके stomach में they have what? They have a symbiotic bacteria which are living in along with this animal's body. And what happens? It actually, what it do? It secrete a certain enzyme, and that enzyme is called cellulase. क्या बोलते हैं इसको? Cellulase. इसको क्या कहते हैं? सेलुलेज, है ना? और वो सेलुलेज जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डाइजेशन में अगर रिमिनेंट्स को कौन हेल्प करता है? बिकॉज ऑफ दिस द बैक्टीरियाज। वो खुद से, आप एक चीज याद रखना, इन दिस वर्ल्ड there is we can see there are no animals in this world who can digest cellulose by themselves. दुनिया में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जिसके बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बनता हो, नहीं बना सकते हम। सो दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, विच इज ग्रीन इन कलर। जैसे हम खाते हैं ना, स्पिनच खाते हैं या जो भी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, वट एवर द वेजिटेबल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दैट मीन्स दैट दे आर कंप्लीटली देयर कॉम्पोजिशन इज मैक्सिमम इज क्लोरोफिल, सॉरी सेलुलोज। तो सेलुलोज अगर ज्यादा रहेगा तो उसको हम डाइजेस्ट, जिसमें सेलुलोज, उसको हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। फिर आप बोलोगे सर हम क्यों खाते हैं? सी, इट इज हैविंग सम अदर फंक्शन, इट इज वर्किंग एज अ रफीज। आपने पढ़ा होगा इसको, इट इज वर्किंग एज अ रफीज, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर leafy vegetables we can get lot of other nutrition like micronutrients like iron, minerals, salts, vitamins, right? So that is the purpose, that's why we're eating, that's why we're consuming it. ठीक है, हमेशा हम कोई भी फूड खाएंगे तो उसमें से हमेशा डायरेक्टली हमें ग्लूकोज मिलेगा ऐसा जरूरी, या डायरेक्टली हमें एनर्जी मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है, कुछ और पूछ लेते हैं, देख लेते हैं और कुछ। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? बोलो। okay. अच्छा, आपने बोला ना आपने हार्ट पढ़ा है, हार्ट पढ़ा है ना, हार्ट का कुछ बेसिक आप लोगों ने डिस्कस किया पिछले वीक, जबकि आपको बॉटनी पढ़ना चाहिए था, पता नहीं आपने क्यों हार्ट पढ़ा। ठीक है, जो भी पढ़ा मुझे बताओ। आपने ब्लड भी पढ़ा होगा, तो ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है बताओ, क्या कॉम्पोजिशन होता है ब्लड का? ब्लड का क्या कॉम्पोजिशन होता है? ब्लड में क्या क्या मिलेगा? यस, ब्लड के दो पार्ट हो सकते हैं, एक होता है कॉर्पस्क्यूल्स, दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉल्ट, आयंस, एवरीथिंग। और जो कॉर्पस्क्यूल्स होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना? गुड। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं आप सबको पता है? 4 चेंबर, है ना? बता दो, ट्राइकैस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है और बाइकैस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है? बताओ, where we can find the bicuspid valve and tricuspid valve? बोलो।
अच्छा, tricuspid left, bicuspid right. Okay. Hmm. Okay. Where the papillary muscles and columnae corneae is located? Papillary muscles and columnae corneae is located in the heart. पता है? What do you mean by foramen ovale or fossa ovalis? नहीं पता. Can you tell me what is peristalsis? What is peristalsis? अच्छा, आंसर मिलेगा आपको, चैप्टर अब आएगा तब मिलेगा, अभी नहीं. अभी वो सब डिस्कस नहीं कर सकते. बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्सिस? वो 11 का पार्ट था, ऐसे मैंने पूछ लिया है, आप 10th पे नहीं पढ़ा है वो डिटेल में पढ़ेंगे हम, तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं. Movement of stomach or movement, or it's a wavy movement of the esophagus. Because of that, the food is actually coming through the esophagus and comes where? Ultimately, it comes to the stomach. है ना? अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, बताओ तो. मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, जो भी हम फूड खाते हैं? यस, यू आर राइट. अक्षता, यू आर राइट. Rhythmic contraction. Rhythmic contraction. Yes. Small intestine. निखिल ने कहा है, अक्षता ने कहा है. Yes, right. Do you know what are willies? क्या होता है willies? Where we can find the willies? Function क्या है willies का? क्या फंक्शन है willies का? You know willies, villi और willy कहाँ पे होता है? Finger-like projections, the intestine which absorbs the nutrition. Yes, very good. चलो, nice. अच्छा, in case of human reproduction, मेल में प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो क्या होता है, और फीमेल में क्या होता है, बताओ. ज्यादातर लोगों ने सही लिखा है आंसर. अभी जो अभी पूछा वो बताओ. If you wish, you can switch on the camera also. Yes, testis and ovary. So testis, it produces the male gamete and the hormone. The same way ovary also produce the female gamete. ठीक है, चलो. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, when we can say that someone is healthy, अगर हम बोलेंगे ना कि this person is healthy, can you define health? What is health? When can someone is considered as a healthy? In which situation? हम किसको healthy बोल सकते हैं? Being mentally and physically and socially well. Yes, very good. सही बोला है. Health is a well-being physically, mentally and socially. Yes, mentally, physically fit person. Not only mentally and physically, socially भी बोलना पड़ेगा.
ठीक है, सोशली बोले तो क्या समझते हो? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सोशली भी हेल्दी रहना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Communication with others? No, that is not the right explanation. That is not the right explanation. Bonding with friends, well with people, establish relations with others, communications with others. हाँ, somewhat you are right. कोई बात नहीं. देखो, सोशल हेल्थ का मतलब होता है, first it will start from your family. Like, what is the situation you have in your family? Do you have a sound, peaceful family, or in your family all the time there is chaos? That is the first important thing. Secondly, the society where you live, is it a very peaceful society or it is actually having chaos? Third important thing is that social discrimination. Are you belong to a category, or are you belong to a if someone is some person is belong to some lower strata of the society, and he or she is treated in a very unwelcome way throughout their life since they are young. So that is also creating a huge impact on their personal life and also their health. So हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अच्छा खाना खाएं सिर्फ. फिजिकली हेल्थ होने से आपका हेल्थ आप हेल्दी नहीं होगे. अगर आप मेंटली भी फिट हो, फिजिकली भी हो, सोशली भी आप खुश हो, तभी आप खुश हो, मतलब हम उसको आप कह सकते हैं हेल्दी, अदरवाइज नहीं. ठीक है, चलो. अब मुझे एक बात बताओ, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम? क्या होता है एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम? बोलो. एंड्रोशियम इन मेल. ओके, गुड. चलो, गुड, सही बोला है. ठीक है. अच्छा, आरबीसी का काउंट जो होता है वो जो हिली एरियाज में लोग होते हैं ना, उनमें ज्यादा होता है. ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? टेम्परेचर? नो. The people who are living in hilly areas at higher altitudes, normally the RBC count is more than the normal who are living on plains. नॉर्मल जो प्लेन्स पे रहते हैं उनसे उनका जो आरबीसी काउंट है वो ज्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है? यस, ऑक्सीजन लेवल जो होता है, परसेंटेज होता है, वो हम जितना ऊपर जाएंगे वो कम हो जाता है. To absorb maximum amount of oxygen from the atmosphere which is available. So that is why the number of RBC is more in case of the people who are from the hilly areas. Right? Chalo. How many of you are from Baramati? How many of you are from Baramati? Only two. That's all. 1, 2, 3, 4, 5. बस हो गया. कितने बारामती से? 6.
7। चलो, do you know what is the altitude of Baramati from the sea level? Sea level से बारामती कितने हाइट में है? Do you know that? पता है आपको? Don't know? It's almost 541 meter. इन हाफ ए किलोमीटर। तो ये क्या बहुत ज्यादा हाइट है? नहीं। तो इसको ये मत सोचना कि आपके बॉडी में जो आरबीसी का काउंट है ज्यादा है। हाँ, ये ज्यादा हाइट नहीं, एल्टीट्यूड मतलब और ज्यादा, ऑलमोस्ट 2000 मीटर्स। ठीक है, 1500 प्लस उस हाइट में आप जाओगे, उसमें जो रहते हैं उस हाइट के ऊपर 2000 मीटर उसके ऊपर आसपास, वहां पे लोग जो रहते हैं उनमें ये आरबीसी का जो काउंट है वो हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, चलो, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है ना? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना? अच्छा, गुड। अच्छा बताओ तो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? ग्रीन कलर पिगमेंट्स इन लीफ, तो क्लोरोफिल है। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या है? यस, सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग द क्लोरोफिल। चलो, नेक्स्ट है, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्लास्टिड्स, चलो उसको छोड़ो, मैं दूसरा पूछता हूँ। Transpiration, what is transpiration in case of plant? What you means, we have seen that there is a process, what it is we can see in case of the plants, that is called transpiration. What is that transpiration? Loss of water. Acha, in which form? Loss of water in which form? In the form of water vapors. किसके थ्रू लॉस होता है? कहाँ से लॉस होता है? लीव्स में स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू निकलता है। क्या है स्ट्रक्चर? स्टोमाटा, दैट्स व्हाट आई नीड टू आस्क। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर हम अपना एनिमल किंगडम को स्टार्ट करते हैं। करें क्या? और वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा, आपको कहीं पे डाउट है या कुछ बेसिक्स ठीक नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको कि टैक्सोनॉमी क्या है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम जो पढ़ते हैं जूलॉजी, अभी हम जूलॉजी पढ़ेंगे ना, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में सबसे पहले जो किताब आई थी, सबसे पहले जिन्होंने बताया था, उनका नाम था एरिस्टोटल। He actually considered as the father of zoology. He actually published a book. The name of the book was Historia Animalium. Historia Animalium. Historia Animalium. So that was the name of the book what he published, and after that
there was extensive studies, especially on the subject of zoology, is actually started. So एरिस्टोटल कहाँ पे थे, किस समय के थे, बता सकते हो? एरिस्टोटल कौन से देश के थे? He belongs to which country? Which era? Yeah, Rome, Greece. Yes. So you can see that the subjects were so ancient. From that ancient time, we have the subjects on which the people were studying. Till date, we are studying, and there are many things to know. Yet we don't know. We are studying and we are trying to understand. We are actually trying to understand. Now, what he did, Aristotle did. Aristotle actually, in his book, he classified the animal in two groups. Animals को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया. ठीक है, किसके बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द ब्लड. जो ब्लड का कलर था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया है दो ग्रुप में. एक है आपका ए नेइमा, दूसरा है ई नेइमा. एक है ए नेइमा, दूसरा है ई नेइमा. ए नेइमा मतलब डू नॉट हैव आरबीसी और रेड ब्लड सेल. ई नेइमा मतलब दे हैव रेड ब्लड सेल. तो ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उसको हम कहते हैं ई. उन्होंने कहा ई, उनको ई नेइमा. और जिनके पास रेड ब्लड सेल है उनको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसको ए नेइमा. ठीक है ना. ए नेइमा मतलब होता है दे डू नॉट हैव आरबीसी और रेड ब्लड सेल. ये ए नेइमा मतलब आरबीसी नहीं है. ई नेइमा मतलब आरबीसी या रेड ब्लड सेल है. सो दैट इज द डिफरेंस. If RBC is not there, so the color, obviously the color will vary. It will depends on the color of the pigments what they have. It varies. इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि पूरे एनिमल किंगडम में दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया था. एक जो था जिसके पास आरबीसी है, दूसरा जिसके पास नहीं है, उसके पास कोई और सेल्स है, उसके पास कोई और पिगमेंट्स है. सो अकॉर्डिंगली दैट इट विल बी, इट वेरीज एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते अगर ब्लड वेसल नहीं है तो सबके पास, सब एनिमल्स का, सॉरी, किसी के पास आरबीसी नहीं है तो सारे एनिमल्स के पास जो ब्लड होगा उसका कलर कुछ और होगा, या कुछ हम डिसाइड करके बताएंगे. ऐसे नहीं बता सकते, वो अलग अलग होता है एनिमल में. ठीक है ना. और उन्हें डिवाइड किया दो तरह से, जैसे कि एग लेइंग और दोज हु आर नॉट एग लेइंग. ओविपेरस, इसका मतलब होता है दोज हु आर गिविंग एग्स, गिविंग बर्थ टू देयर, दे आर गिविंग एग्स, दे आर लेइंग एग्स. एंड विविपेरस का मतलब होता है दे आर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ठीक है. सो दैट इज द टू डिफरेंट groups on which in which he categorized the animals actually. Chalo. Now we will talk about in detail the basis of classification, that is the criteria which is required when we classify the animal. सबसे पहला है habitat. Habitat, हमें कोई भी एनिमल अगर मिलेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं वो एनिमल कौन से हैबिटेट का है या वो क्या है. ठीक है. इफ इट इज एक्वेटिक एनिमल तो हम उसको बोल सकते हैं या जू प्लैंकटन है, या नेक्टॉन है, या बेंथिक है. जू प्लैंकटन मतलब, देखो प्लैंकटन जो वर्ड है, इस वर्ड का एक मतलब होता है, प्लैंकटन्स का मतलब होता है लैटिन के, मतलब लैटिन से ऑरिजिनेट है, इसका मतलब होता है ड्रिफ्टर्स. तो प्लैंकटन्स का मतलब होता है दो
Am I audible now? Again, it was a network issue. That's why I was not able to present my lecture continuously. I don't know why it is happening, but it happens in between. चलो ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि प्लैंकटन जो है वो होता है आपके बेसिकली जो अपने खुद से माइग्रेट या खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। So they are basically drifters. They are actually they are actually moving on the depends on the and the mercy of the current, water current. Water current के हिसाब से मूव करते हैं, ठीक है, खुद से मूव नहीं कर सकते। अब ये प्लैंकटन्स जो होते हैं ना, इनको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड, दो तरह के प्लैंकटन्स हमें बेसिकली मिलते हैं। एक होता है जू प्लैंकटन्स, दूसरा होता है फाइटो प्लैंकटन्स। अब आप बोलोगे सर इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, फाइटो प्लैंकटन्स का मतलब होता है द प्लैंकटन्स व्हिच कैन एक्चुअली do the process of photosynthesis, and those who are actually primary producers, they are called phytoplanktons, ठीक है। zooplanktons का मतलब क्या होता है? zooplanktons are different like larval form of different animals, ठीक है। basically these are called zooplanktons. Both are very tiny microscopic organism and the microscopic life forms. तो वो हम देखते हैं कि एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, उसमें एनिमल्स क्या क्या है उसके बेसिस हम देख सकते हैं कि मान लो हमें कोई एनिमल मिला है, वो पहले हम देखेंगे वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट का है कि टेरेस्ट्रियल का है। अगर एक्वेटिक है तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या वो जू प्लैंकटन है, क्या वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, क्या हम वो नेक्टन्स है, क्या वो बेंथिक है। देखो, नेक्टन्स मतलब क्या होता है? दोज हु आर एक्चुअली कंपैरेटिवली लिटिल बिट लाइक बिगर इन साइज, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, and those who actually can move very freely in the environment, that is in the aquatic environment, उसको हम कहते हैं नेक्टॉन, ठीक है। so those are नेक्टॉन। अच्छा, बेंथिक कौन होते हैं? मैंने बेंथिक आपको बताया था। बेंथिक कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था जो बॉटम में रहते हैं, those who are bottom living on bottom animal, those who are living on bottom, उसको हम कहते हैं बेंथिक, ठीक है। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म स्विम कर सकता है, अपने मर्जी से खुद से मूवमेंट कर सकता है, उनको हम कहते हैं नेक्टॉन। जैसे आपके अलग अलग तरह के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इन्वर्टिब्रेट्स है, कुछ फिशेस हैं, है ना, अर्थोपोड्स भी है, सो ऑल आर कमिंग अंडर द कैटेगरी कॉल्ड नेक्टॉन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे एक्वेटिक अगर हमने हैबिटेट, अभी सबसे पहले हमने क्या देखा जब क्राइटेरिया हम देख रहे हैं, सबसे पहले होता है हमारा हैबिटेट। सो हैबिटेट में हमने क्या देखा? हैबिटेट में दो हो सकता है, या तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब सबसे पहले हम एक्वेटिक की बात कर रहे हैं। एक्वेटिक में हमें क्या मिल सकता है? जू प्लैंक्टन्स मिल सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। अच्छा, अभी हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो हम फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ जू प्लैंक्टन्स के बारे में। मुझे ये बात बोलना नहीं सर आप तो अभी फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ जू प्लैंक्टन्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, नेक्टन्स मतलब द एनिमल्स व्हिच कैन स्विम और लोकोमोट इनसाइड द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। देन बेंथिक मतलब जो बॉटम में रहता है, ठीक है, जो बॉटम में रहता है उसको हम कहते हैं बेंथिक, ठीक है। तो ये हैबिटेट हो गया, एक हैबिटेट जिसको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नाउ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमें क्या क्या किस किस तरह के एनिमल्स मिलेंगे, उसको भी हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम सबके बारे में पढ़ सकते हैं? नहीं, हम कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रुप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे टेरेस्ट्रियल में अगर देखेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आगे जो हमें जो एनिमल्स मिलेगा ना, उसको हम कुछ ग्रुप्स में, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक मैं बता रहा हूँ, देखो एक एक करके बता रहा हूँ। एक होता है आपका फोसोरियल, ये सब आपके नोट्स में मिलेगा, यू कैन राइट डाउन आफ्टर दैट। फोसोरियल। दूसरा होता है सांसोरियल, फोसोरियल, देन सांसोरियल, देन कार्सोरियल, कार्सोरियल, देन आर्बोरियल, सारे ग्रुप्स हैं। देन एरियल। अब एक एक करके बात करते हैं। फोसोरियल हम किनको कहते हैं? फोसोरियल मतलब दोज हु आर लिविंग इन बरोज, एग्जांपल है अर्थवॉर्म। सांसोरियल मतलब दोज हु आर एक्चुअली लिविंग ऑन द वॉल एंड क्रॉलिंग ऑन द वॉल्स, उनको हम कहते हैं सांसोरियल। कर्सोरियल का मतलब क्या होता है? कर्सोरियल मतलब द एनिमल्स व्हिच कैन रन वेरी फास्ट, दे आर कॉल्ड कर्सोरियल। नेक्स्ट है आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब एनिमल्स हु लिव ऑन ट्रीज, जो पेड़ों में रहते हैं, उनको हम कहते हैं आर्बोरियल्स।
एरियल मतलब द एनिमल्स विच कैन फ्लाई, एग्जाम्पल बर्ड्स। समझ में आया? सो दो अलग अलग हैबिटेट में अगर हम देखेंगे तो हमें अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल्स मिलेंगे। सारे ग्रुप्स हम नहीं पढ़ते, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस इतना ही ग्रुप्स है एनिमल्स को हम इतने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो am I audible to all of you clearly? Am I audible to all of you? Yeah, I will repeat, but first of all tell me that am I audible to all of you or not? क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हो? मतलब मैक्सिमम लोगों को सुनाई दे रही है। देयर आर few only few which are who are not able to listen, that means they have some network issue। यहाँ मेरे पास थोड़ा नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाता है, तो आई डोंट नो पिछले 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है। मे बी यू आर अनलकी और आई एम अनलकी। when your batch started all this means maybe after that only it all started, maybe the reason may be the weather, because I'm taking the classes from right now from West Bengal. Here the weather is actually it is little bit rain, like every day afternoon it is raining, thunderstorm is there, and it's very windy. So maybe they are not able to provide the network, like machinery. So maintaining the machinery is not easy all the time. So that may be one of the reason. Chalo. You can't see my screen, like whatever I have written you can't see, or you're not able to see my face. What do you want to take? What do you want to say? पायल, मैंने जो लिखा वो आपको नहीं दिख रहा बोर्ड में? इज इट द केस? मैंने जो लिखा है अभी बोर्ड के ऊपर, एक काम करो आप, जिसको नहीं दिख रहा है या ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है ना, एक आप सेशन से ना निकल जाओ, एग्जिट का दिखना है वहाँ पे एक सिंबल होता है, आपको पता होगा। अब वो निकल के ना फिर रिफ्रेश करके फिर से रीजॉइन करो फटाफट, ठीक है? तो फिर से आपको मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। एक बार करो फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। ठीक है, आई शुड वेट। ऑल ऑफ यू जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक बार निकल जाओ सेशन से, फिर से वापस आ जाओ, ठीक है? एक बार एग्जिट करो देन कम बैक अगेन। Santosh is asking, sir, how can we get the notes about what you are teaching? Okay. देखो मैंने क्या बोला कि मैं अभी जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखेंगे और आपको लिख लेना है, ठीक है? क्या आपको इसके पीडीएफ नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब नहीं मिलेंगे। मान लो कि मैं अभी एक पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये जब खत्म हो जाएगा इसके बाद आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, अगर मैं पीडीएफ आपको पहले से दे दूंगा तो आप लोग लिखते नहीं हो, ठीक है? तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। आपके खुद के हैंड राइटिंग नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना? समझ में आया संतोष, कैसे मिलेगा तुमको नोट्स? इज इट क्लियर संतोष? ओ सॉरी, वैष्णवी, हाँ माय मिस्टेक, वैष्णवी संतोष माने, ठीक है, ठीक है वैष्णवी, समझ में आया? Sorry, sometime I do some mistakes like this. Please don't misunderstand me. चलो ठीक है। So I think all of you have came back. It's already more than 1 minute. We can continue now. देखो मैंने क्या बताया कि जब हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं, तो मान लो हम जैसे मैंने बताया ना कि हम लाइब्रेरी में जब नया किताब आता है तो हम उसको कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, वैसे ही हमारे पास भी ना बहुत सारे क्राइटेरियाज है। जो भी हमारे पास एनिमल आएगा ना, तो हम कुछ कुछ क्राइटेरिया जो है वो हम फॉलो करेंगे, जो स्टैंडर्डाइज है प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एनिमल किस हैबिटेट से बिलोंग करता है, मतलब एनिमल कहाँ से बिलोंग करता है।
क्या वो पानी में रहता है, क्या वो लैंड में रहता है, मतलब टेरिस्ट्रियल है, क्या वो एक्वेटिक है। मान लो अभी पहले हमें पता चला वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक अगर है तो उसमें भी कुछ और ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। क्या वो जूप्लैंक्टन्स में आता है, क्या वो नेक्टर्स में आता है, क्या वो बेंथिक में आता है, वो हम देखते हैं। अच्छा, वैसे ही अगर टेरिस्ट्रियल एनिमल है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम कुछ ग्रुप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फोसोरियल, कुछ एनिमल मिट्टी के अंदर बरोज बना के रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म रहते हैं। सेंसोरियल मतलब द एनिमल विच एक्चुअली लिव ऑन वॉल्स and crawl on the walls. So those are the different groups of animals. क्या वो है। Next we have cursorial. Cursorial मतलब the animal which are running very fast, जो बहुत तेज भाग सकते हैं, उस ग्रुप के एनिमल्स को हम कहते हैं cursorial. Next है arboreal, which these animals which are live on the animal which live on trees, जो पेड़ों में रहते हैं उनको हम कहते हैं arboreal. So हर एनिमल को हम उसके हिसाब से ग्रुप के हिसाब से बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरियल। एरियल मतलब दोज एनिमल्स विच कैन फ्लाई, लाइक एग्जांपल बर्ड्स। ठीक है, तो जो भी डिस्कस किया अभी तक समझ में आया। जो मैंने बताया कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हैबिटेट, वो हमने डिस्कस किया। हैबिटेट हमने डिस्कस किया, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। एनिमल क्लासिफिकेशन करना है आपको तो सबसे पहले आपको हैबिटेट देखना होता है एनिमल का, उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम ये देखते हैं कि एनिमल का जो बॉडी है, क्या वो सिर्फ जो सेल एग्रीगेट मतलब कुछ सेल जो है वो मिलके बना है, या फिर उसका जो बॉडी है उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या क्या उसमें कुछ और लेवल मतलब टिश्यू नहीं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बेसिस पे हम ना ग्रुप बनाते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम बताए, उसको बोलते हैं ए, दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल है पोरीफेरन, और जिसको हम कहते हैं एग्जांपल है स्पॉन्जेस और स्पंजेस, वट एवर यू से। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। दूसरा क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। देन नंबर 3 is tube within a tube body plan. Number 3 is tube within a tube body plan, ठीक है। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एग्जांपल है निडेरियंस, प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ब्लाइंड सैक में क्या होता है, दे हैव ओनली सिंगल ओपनिंग फॉर टेकिंग द फूड एंड एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल। एक ही ओपनिंग होता है, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा सर फोसोरियल क्या है। फोसोरियल का मतलब होता है द लिविंग इन बरोज, लाइक अर्थवर्म। अर्थवर्म, ठीक है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है उसमें क्या होता है कि दे हैव द एनिमल्स व्हिच आर हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर कंसिडर्ड एज ब्लाइंड, दे हैव द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, उनको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिनका इन मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। मान लो ये एक फिश है, आपको बताना है ये कौन सा फिश, मतलब फिश नहीं मतलब, हाँ सॉरी फिश ही तो है, फिश मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कौन सा फिश मैंने बनाया ये आपको बताना है, देखते हैं कौन बताएगा।
कौन सा फिश बनाया मैंने? या स्कोलियोडॉन, ऑलमोस्ट लाइक शार्क। क्योंकि अभी ये मैं स्क्रीन को बना रहा हूँ तो मतलब ठीक से बना नहीं पाया मैं। आई एक्चुअली नीड अ पेन। आई डू नॉट हैव द पेन राइट नाउ विथ मी, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो काम है वो देख लेते हैं। सही बताया आप लोगों ने, स्कोलियोडॉन ही है। तो ये माउथ पार्ट है, देन इट इज हैविंग द स्टमक पार्ट, देन हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन, then they have the anus. This is the anus. So this is mouth, and here this is they have the anus. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये लग नहीं रहा है क्या कि बॉडी जो है इनका टोटल, ये जो बॉडी है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्री कनाल है वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? आपको बताओ। बॉडी जो है इट इज ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, और उसके अंदर जो एलिमेंट्री कनाल है माउथ से लेके एनस तक, वो भी तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है क्या नहीं है बताओ? तो जो हायर एनिमल होते हैं, नॉट ओनली दिस शार्क, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैक्सिमम जो हायर एनिमल होते हैं, जैसे आप कैट, डॉग, वट एवर एनिमल, जैसे हमारा भी एग्जांपल ले लो, तो हमारा भी बॉडी एक ट्यूब लाइक है, और उसके अंदर हमारा जो एनिमल्टी कनाल है वो भी तो ट्यूब लाइक है। तो इस तरह के बॉडी प्लान जिस एनिमल में होगा उसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। समझ लो, समझ में आया कि ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान क्या है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान झाले का? भूक लागली का तुमच्या? लंच टाइम होने वाला है, भूक लागली? मम्मी के पास जाओ, जाके बोला मम्मी खायला दिया, भूक लागली मला खायला दिया। है ना? चलो, गुड। मुझे भी भूख लगा है, क्लास के बाद मैं भी आके खाऊंगा। इसके बाद क्लास है आपका कोई? डू यू हैव एनी क्लास आफ्टर दिस? नो, वेरी गुड। इज इट दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर्स? Okay, at 3 p.m. you have one class. Okay, okay. 3 to 5, 3 to 4. Okay. Then you have no classes, right? After that, you're free. You can do your self studies, right? Okay, चलो फाइन। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, जो आपने जैसे हैबिटेट हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ब्लाइंड सैक जो बॉडी प्लान वो ऐसा वैसा बॉडी प्लान होता है। उसके बाद आपका ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान भी होता है। तो उसमें कोई डाउट है अभी तक जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने? किसी में कुछ डाउट है या समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? ऐसा है कुछ तो बताओ। नहीं है तो मैं आपको कुछ इमेजेस अभी दिखाऊंगा और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फिर से, अगर आपको डाउट नहीं है तो। ठीक है, गिव मी अ मिनट।
चलो, डाउट है कुछ या नहीं है? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। कब से पूछ रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट हो गया। नो डाउट। चलो, तो मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, बॉडी प्लान जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने। देखिए, सो दिस इज व्हाट वी कैन सी, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। आपको ए और बी जो दिख रहा है, एक हाइड्रा है, दूसरा है स्पंज। दोनों ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। इनका हमने एलएस सेक्शन लेके लिया है। एलएस सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो आप देख सकते हो, दे आर हैविंग अ सिंगल ओपनिंग। ठीक है, हाइड्रा में आप देख सकते हो, दे इज ओनली हैविंग वन सिंगल ओपनिंग एंड दे हैव अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और लास्ट जो सी वाला डायग्राम है, उसको अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ। तो इसको अगर आप देखोगे तो इट इज हैविंग माउथ, देन and then have the proper alimentary canal, and it's having a proper complete digestive system with the along with the mouth and the anus. ठीक है, so यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये एग्जांपल है, फिश एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ आपका ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो, अब 2 टर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2 टॉपिक, उसके बाद आज छोड़ दूंगा मैं। दूसरा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका, एक होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, दूसरों को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। एक होता है आपका प्रोटोस्ट्रोम, एक होता है प्रोटोस्टोम्स, दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम। नाउ दीज आर द 2 ग्रुप ऑफ एनिमल। किसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, किसको ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं, ध्यान से सुनो। प्रोटोस्टोम मीन्स द माउथ, protostome mean the mouth, it will form first and then the anus during the embryonic development. कुछ एनिमल होते हैं, जब उनका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, जब वो ग्रो करते हैं, अपने एम्ब्रायनिक स्टेज में रहते हैं, कुछ एनिमल में सबसे पहले क्या बनता है, माउथ बनता है, और एनस जो है वो बाद में बनता है। तो ऐसे एनिमल जिनके एम्ब्रायनिक स्टेज में माउथ पहले बनता है, एनस बाद में बनता है, उस ग्रुप ऑफ एनिमल को या वैसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोम। तो जो एनिमल के एम्ब्रायनिक स्टेज में एनस जो है बाद में बनेगा, माउथ पहले बनता है, वैसे एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। एग्जाम्पल क्या है, ऑल द फाइलम एक्सेप्ट द इकाइनोडर्मेटा एंड क्वाड्राटा। सारे फाइलम एनिमल किंगडम में सब प्रोटोस्टोम होते हैं, सिर्फ 2 फाइलम को छोड़ के, इकाइनोडर्मेटा एंड क्वाड्राटा। इनको छोड़ के जितने भी सारे आपके एनिमल किंगडम में फाइलम्स है, जो भी एनिमल्स हम पता है, वो सब प्रोटोस्टोम होते हैं। अच्छा, ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है, उल्टा। एनस विल फॉर्म फर्स्ट एंड देन द माउथ विल फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। और एग्जांपल वही होगा, इकाइनोडर्मेटा एंड क्वाड्राटा। समझ लो, समझ में आया? समझ में आया क्या? मगज में गया क्या? सब लोग बोलो।
ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार थोड़ा नोट्स दिखा देता हूँ जहाँ से आपको लिखना है अगले क्लास में। कल को मैं दिखाऊंगा, कल लिखना। आई विल जस्ट शो यू वंस। These are the notes that you need to, from where you need to write down actually. So this is the first page, Animal Kingdom. तो ये अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है ये सारे नोट्स हैं। तो जहाँ तक पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको स्क्रीन में मैं रखूंगा, आपको लिखना है। So these are the notes that you need to, and these are the diagram I will show you during the class. Okay, and this is the chart which shows that Animal Kingdom is divided into how many different groups. ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा सेम डायग्राम। क्लियर है? कौन सा लेक्चर अपलोड करूंगा मैं? ये सारा लेक्चर आपका इम्पार्टस में आफ्टर 24 आवर्स और आई थिंक 12 आवर्स आई थिंक इट इज़ अवेलेबल। अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक, ये सब कुछ रहता है। और जब हम पढ़ाएंगे उसी समय आपको नोट्स लिखना है। जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको नोट्स में दिखाऊंगा तो लिख लेना है फटाफट। So from tomorrow, get ready with your pen and pencil and whatever you need, and you have to maintain a zoology separate notebook. उसमें हेडिंग डाल लेना एनिमल किंगडम, उसके बाद जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा उसके नोट्स मिलेंगे, उसको लिखना है। समझ में आया ना? चलो फिर कल मिलेंगे हम लोग। Till then, take care, stay at home, be safe. This is Corona time. Take care of yourself and your family members, and be cautious and wise. Bye bye.